जय हिंद बॉयज। जैसा कि आप जानते हैं, मानव का शरीर विभिन्न प्रकार के ऑर्गन से मिलकर बना है, बहुत सारे सिस्टम से मिलकर बना है, जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी मानव का श्वसन तंत्र भी एक अंग है। तो हम श्वसन तंत्र को लेकर चलते हैं। श्वसन तंत्र में जो मानव शरीर के कुछ हिस्से भाग लेते हैं, इनको देखते हैं हम। पहला नोज, दूसरा माउथ, तीसरा फेरिंग्स, जिसको हम थ्रोट कहते हैं यानी गला कहते हैं, फेरिंग्स को। नेक्स्ट है लैरिंग्स, इसके बाद है ट्रेकिया, और उसके बाद ब्रोंकी, ब्रोंकाई, उसके बाद है लंग्स। ये मेन पार्ट्स हैं जो कि श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं। तो इसमें देखिए आप, ये देख रहे हैं आप नाक। नाक के पास में दो छेद होते हैं, इससे हम जो श्वास बाहर अंदर लेते हैं, वायुमंडल में जो भी गैसें हैं, सांस लेने के टाइम पर जितनी भी गैसें जाए सब अंदर जाएंगी, और उनकी जो मात्रा है, जो रेशो है, जो प्रतिशत है, सब उसी प्रतिशत से नाक के अंदर जाएगा। तो जाने के बाद में यहाँ पर हेयर होते हैं, बाल होते हैं, जो कि अंदर जाने वाली गैस को, धूल को रिकॉर्ड करता है। उसके बाद अंदर यहाँ पर है नासिका कपाट, इसको बोलते हैं नाजो कैविटी। नासिका कपाट के अंदर, नासिका कपाट के अंदर एक द्रव्य भरा होता है, और वो द्रव्य भरा होता है उसको बोलते हैं हम म्यूकस। यह भी जो बीच में से जो नाक से निकल रहा है, सांस के अंदर जा रहा है, जो भी धूल, दूषित या प्रदूषण जा रहा है, उसको रिकॉर्ड करता है। यह है माउथ, यानी मुंह से यदि हम सांस लेते हैं तो ये चीज आती है फिर लौटकर एक कंठ के अंदर, इस कंठ में आती है, और इसको हम कहते हैं क्या, फेरिंग्स। और फेरिंग्स के बाद में हम पहुंचते हैं लैरिंग्स के अंदर। लैरिंग्स पर आने के बाद इस लैरिंग्स में, इसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं। वॉइस बॉक्स यानी आप देख रहे हैं आपके गले के अंदर ये गिल्टी सी है, आप इस गिल्टी को दबाएंगे तो आपकी आवाज में फर्क पड़ जाएगा, यानी आपको सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। यह जो गिल्टी सी होती है इसको लैरिंग्स बोलते हैं। और ये लैरिंग्स आदमी का सॉरी, जो हम श्वास ले रहे हैं, यानी हमारे बोलने को बताता है, हम बोल रहे हैं उसकी आवाज को बताता है, और स्मेल का भी यह हमें इंडिकेशन देता है। लैरिंग्स
के पास में एक वाल्व होता है जिसको हम बोलते हैं इपिग्लोटिस वाल्व। ये इपिग्लोटिस वाल्व का काम है, जो हमारी विंड पाइप आ रही है और एक फूड पाइप है, ये दोनों एक साथ ऊपर से आती हैं और उसके बाद में इसके दो हिस्से हो जाते हैं। तो खाना खाने के टाइम पर जो एयर पाइप है उसको बंद कर देना, विंड पाइप को बंद कर देना, और जब हम खाना खा लेते हैं तो विंड पाइप को क्लोज कर देता है, सॉरी फूड पाइप को क्लोज कर देता है। यदि किसी टाइम पर हमारा ध्यान और कहीं है, हम खाना खा रहे हैं, ये सब काम कैसा होता है, एक माइंड के दिमाग से सोच कर हम करते हैं कि हमें जरूरत है कि खाना खाना है, तो हमारा ये पूरा कंट्रोल कैसे होता है, माइंड का एक हिस्सा होता है जिसको बोलते हैं मेंडुला ऑब्लंगेटा एंड प्रॉन्स, ये कंट्रोल करते हैं पूरा। ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को भी देखते हैं। यानी हम यदि खाना खा रहे हैं, खाना खाने के टाइम पर हमारा ध्यान और कहीं है, तो उस टाइम क्या होगा, यानी सिग्नल ऊपर से यदि हमारा दिमाग ही वहीं पर चला गया, यानी हमारा माइंड खाना खाने में नहीं है, हम और कहीं सोच रहे हैं, तो खाना खाने के वक्त पर हमारा एयर पाइप यानी विंड पाइप बंद हो जाना चाहिए और फूड पाइप खुला होना चाहिए। लेकिन वाल्व क्या करता है, फूड पाइप को बंद करके विंड पाइप को खोल देता है, जैसे कि हमारा खाना कहां पहुंच जाता है, विंड पाइप के अंदर, और ये हमको एकदम से धक्का लगता है। धक्का लगने के साथ में हमारे नाक के राह जो हमने खाया हुआ खाना बाहर निकल जाता है, एक झटका लगता है इस तरह से होता है। तो ये कहानी जब होती है जबकि हमारा खाना हमारे एयर पाइप के अंदर या विंड पाइप के अंदर चला जाता है। इसके लिए विंड पाइप कौन सा है, ट्रैकिया, विंड पाइप के बाद में यहां पर ये अभी स्टार्ट हो जाता है आपका विंड पाइप। विंड पाइप आगे चलकर विंड पाइप को कैच करने के लिए आप देख रहे हैं सी टाइप में एक कनेक्टेड होता है, जो कि कार्टिलेज का बना होता है। और कार्टिलेज की जैसे चीज देखते हैं आप, कार्टिलेज क्या है, एक ढीली बोन्स का रूप है, यानी एक मुलायम बोन्स होती है। जैसा कि आप देखते हैं कान की ये जो हड्डी है, ये किसकी है, कार्टिलेज की है। नाक की किसकी आगे वाली, ये किसकी है, कार्टिलेज की है। तो ये इस तरह से ग्रिप क्या होता है, जिससे कि ये हमारा जो पाइप है सॉरी हमारा जो पाइप है अंदर या चेस्ट से ना छिप जाए, चेस्ट से ना चिपक जाए, तो ये कैच किया होता है। इसके बाद विंड पाइप के ये दो हिस्सों में बढ़ जाता है, यानी दो फेफड़े होते हैं, दो लंग्स होते हैं। जैसा बता रहा हूं मैं, यहां पर क्या होता है, दो लंग्स होते हैं। तो राइट वाला लंग्स जो होता है, राइट वाले लंग्स के 3 लोब होते हैं और लेफ्ट वाले लंग्स के 2 लोब होते हैं। तो ये पाइप 2 हिस्सों में बढ़ जाता है और इन हिस्सों को हम बोलते हैं ब्रोंकाई, यानी एयरवेज। 2 रास्ते हवा के हो जाते हैं, इसको बोलते हैं एयरवेज, ब्रोंकाई। और ये ब्रोंकाई पहुंचता है कहां पर, फेफड़ों के अंदर। फेफड़ों की बात करें तो ये जो लंग्स है, लंग्स हमारी जो पीछे वाली हड्डी है, जिसको हम बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, या बोलते हैं बैकबोन, जिसको हम बोलते हैं बॉटनिकल भाषा में, सॉरी जूलॉजिकल भाषा में वर्टिब्रा। उस वर्टिब्रा से होती हुई और ये हमारी रिब्स होती हैं, जो कि आगे आ जाती हैं। जैसा देख रहे हैं आप, आपके चेस्ट के ऊपर रिब्स हैं। ये रिब्स कितनी होती है, नंबर ऑफ पेयर्स कितना होता है, 12। 12 पेयर में ये रिब होती है। जैसा आप देख रहे हैं ये रिब्स हैं, इस साइड में भी होती है 12 पेयर्स के अंदर, और बीच में एक जुड़ी होती है, उसको बोलते हैं हम स्टर्नम। जहां पर ये दोनों रिब्स जुड़ी होती हैं दोनों साइड की, उसको बोलते हैं हम स्टर्नम। तो ये अंदर से ये क्या होता है, जो लंग्स होता है वो इन
रिब्स के प्रोटेक्शन में रहते हैं। इसके बाद लंग्स के ऊपर एक झिल्ली चढ़ी होती है, एक मेम्ब्रेन्स होती है, जिसको हम बोलते हैं प्लूरा, प्लूरा मेम्ब्रेन्स, जिससे कि ये जो हमारे लंग्स और हार्ट है ये चेस्ट से टच ना हो, अदर जगह पर टच ना हो। यानी कि क्या होते हैं, बहुत ही मुलायम होते हैं, बहुत ही वेल्नरेबल होते हैं। तो इसको कवर कैसे किया होता है, रिब्स से कवर किया हुआ होता है। और लंग्स के ऊपर एक झिल्ली चढ़ी होती है, जिसको हम बोलते हैं प्लूरा। ब्रोंकाई से जाने के बाद में देखते हैं, हम एक साइड में लिखा हुआ है, एक छोटी छोटी शाखा निकलती है, इनको हम बोलते हैं ब्रोंकाइलस। और ये ब्रोंकाइलस से फिर आगे इस तरह के झुंड से होते हैं, जो कि यहां दिखाया हुआ है, इनको हम बोलते हैं कैपिलरीज। इन कैपिलरीज के अंदर, यानी ये जो झुंड से होते हैं, इसमें क्या होती है, कैपिलरीज होती है, और इसको झुंड को हम क्या बोलते हैं, एल्वाइली। इस एल्वाइली के अंदर हमारे ब्लड का एचबी और आरबीसी होता है, यानी ब्लड वेसल्स होते हैं। ब्लड वेसल्स होते हैं, एक खून की रुधिर की क्या होती है, कोशिकाएं होती हैं, नलियां होती हैं, और इन नलियों के अंदर क्या होता है, एचबी होता है और आरबीसी होता है। क्रिया कैसे होती है इसके देखते हैं हम। जैसे ही हम सांस लेते हैं, जैसे हम सांस लेते हैं नाक से, तो यहां पर जो कोई बाहर एटमॉस्फेयर में प्रदूषण है, मिट्टी है, धूल है, उसको रोकने के लिए यहाँ पर बाल, उसके बाद में यहाँ पर नोजल कैविटी के अंदर क्या बताया था मैंने, म्यूकस होता है। और वो म्यूकस आपने देखा होगा कि कभी कभी जब नाक में उंगली डालते हैं तो एक लिसलिसा सा आपका दिखाई देता है, और उसके बाद में जब वो सूख जाता है तो उसको नाक से निकाल कर फेंक दिया जाता है। तो वो बीच में यहाँ पर स्टॉप कर देता है, और हमारा जो हवा है, यानी जो एयर हम अंदर से ले रहे हैं, उस एयर में क्या क्या होता है देखते हैं। उस एयर के अंदर यानी हम नाक के अंदर, अपने फेफड़ों के अंदर क्या ले जा रहे हैं, नाइट्रोजन। जितना वायुमंडल में होगा उतना ही ले जाएंगे। कितना ले जाते हैं और कितना वापस करते हैं, हम कितना रिटर्न करते हैं, कितना श्वसन क्रिया होने के बाद में वापस निकालते हैं, वो देखते हैं। तो नाइट्रोजन हम लेते हैं 78%, और 78% ही हम नाइट्रोजन वापस कर देते हैं। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन होती है। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेते हैं हम 21%, और 16% ऑक्सीजन हम बाहर निकालते हैं। बाकी ऑक्सीजन हमारी कहां काम आती है वो बताएंगे। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, ये लेते हैं हम 0.03 टू 0.04%, और कार्बन डाइऑक्साइड हम निकालते हैं 4% बाहर। तो देखते हैं आप, कार्बन डाइऑक्साइड हमने कम लिया था लेकिन बाहर ज्यादा निकल गया, यानी ये रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, उसको बाहर निकालते हैं, जिससे इसका लिमिट ज्यादा हो जाती है। आगे बच गया अदर गैसेस, एंड वाटर वेपर, पानी की परतें। वायुमंडल में जो पानी है, आप देखते हैं जो ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी है, उसके अंदर पानी कुछ मात्रा होती है, वो मात्रा भी हमारे सांस लेने के साथ अंदर जाती है, और उसमें
अदर गैस होती है जैसे कि ऑर्गन, इसकी मात्रा होती है 0.093%, और ये एज इट इज बाहर निकल जाती है। यानी वायुमंडल में जो भी गैसें हैं उसको हम रोक तो नहीं सकते कि हमको ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन ही अंदर आने दो, ऐसा नहीं होगा। जो सारी गैसें यदि हम सांस ले रहे हैं तो सभी अंदर आएंगी, और जो हमें इस्तेमाल करना है वो इस्तेमाल में होगा, अदरवाइज वापस चली जाएगी। तो ये कार्रवाई होने में नीचे एक होता है डायफ्राम, ये एक मसल्स का बना होता है डायफ्राम। जब हम सांस लेते हैं तब ये रिब्स क्या होता है, ऊपर की साइड में हो जाते हैं। जैसे कि आप सांस लंबा सांस खींचेंगे तो आपकी चेस्ट ऐसे करेंगे तो ये रिब्स क्या हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। जो आपकी पसलियां ये कहां चली जाएंगी, ऊपर। जब ऊपर चली जाएंगे तो नीचे वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, और ये जो फेफड़े हैं वो फूल जाएंगे। जब फूल जाएंगे तो ये जो डायफ्राम है ये क्या करेगा, प्लेन सरफेस में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और उसके बाद में जब आपका सांस खत्म हो जाता है, जब सांस बाहर निकलती है तो डायफ्राम क्या करता है, इसको फेफड़ों को अंदर पुश कर देता है। यानी डायफ्राम किस रूप में आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। और जब ये फेफड़े सुकड़ते हैं तो डायफ्राम क्या पहुंच जाएगा, अपनी जगह पहुंच जाएगा और फेफड़ों को सुकड़ा देगा, यानी लंग्स को क्लोज कर देगा। ये कार्रवाई होती है। तो इस लंग्स के क्लोज और एक्सपेंड होने के अंदर आप देख लेते हैं कि यहां पर क्या था, ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई से क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोंकाइलिस, और इसके साथ में क्या है, ये छोटी छोटी ब्रांचेज हैं, छोटी छोटी नर्व्स हैं, इनको क्या बोलते हैं, आल्वेली। आल्वेली के साथ में क्या है, ये गुच्छे से टाइप के हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, कैपिलरी। और कैपिलरीज में क्या है, रुधिर, कुछ नलियां हैं, और रुधिर नलियां में यानी ब्लड वेसल्स के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन और सफेद रुधिर कणिकाएं यानी आरबीसी, नहीं सॉरी आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं। तो ये रक्त कणिकाएं जो हमारी ऑक्सीजन आई है, इसके अंदर क्या है, ये ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन को लेके चलती है आगे, आगे लेने के बाद में अपनी नलियों से कहां पहुंचाती है, सेल्स के अंदर, कोशिकाओं के अंदर। और कोशिकाओं में क्या होता है उसको हम आगे देखते हैं। ये हमारा रेस्पिरेशन अभी पूरा नहीं हुआ है, ये सिर्फ जो कार्रवाई है उसको हम कहते हैं ब्रीदिंग, सांस लेना और वापस छोड़ना। तो क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग। यानी हमने ऑक्सीजन ली और अदर्स गैसें ली, उसके बाद में उनको बाहर निकाल, जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको बाहर निकाल दिया, इसको क्या बोलते हैं हम, ब्रीदिंग। यानी गैस का क्या है, एक्सचेंज। लेकिन ये रेस्पिरेशन नहीं हुआ है। रेस्पिरेशन के लिए, रेस्पिरेशन दो तरह का होता है। पहला रेस्पिरेशन की टाइप कितना है, दो। पहला है एरोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, यानी जब ऑक्सीजन उपस्थित होती है तो ये क्या होता है, ये क्रिया होती है एरोबिक की। इस क्रिया के अंदर हम या प्लांट्स यानी पदप क्या करते हैं, खाना खाते हैं,
वो अलग अलग सोर्सेस हैं कि प्लांट्स कैसे खाना लेते हैं, हम कैसे खाना लेते हैं। यानी हम किस पर निर्भर हैं और प्लांट्स किस पर निर्भर हैं, एनिमल्स किस पर निर्भर है, ये डिपेंड करता है उसकी खाने की क्रिया पर। यानी कोई ऑटोट्रॉप्स है और कोई हेटरोट्रॉप्स है। तो अब ये देखते हैं हम जो न्यूट्रिएंट खा रहे हैं, यानी जो खाना खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं या सेब खा रहे हैं, कोई भी हम फैटी जूस पी रहे हैं, इसके बाद में अमीनो एसिड ले रहे हैं, तो उस क्रिया को वो अंदर तो चला गया हमारे पेट के, और अंदर जाने के बाद में यदि ऐसा ही बाहर निकल जाए तो हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। ऊर्जा मिलने के लिए हम खाना इसीलिए खाते हैं कि हमारे शरीर को, हम जैसे मैं बोल रहा हूं, बोलने के लिए ऊर्जा चाहिए, और मैं चलता फिरता हूं, भागता हूं, दौड़ रहा हूं, तो मुझे ऊर्जा चाहिए। यानी मेरे जो टिश्यूज है उनके लिए ऊर्जा चाहिए, और टिश्यूज को ऊर्जा जब मिलेगी जब हमारे सेल्स के अंदर ऊर्जा है, और सेल्स के अंदर ऊर्जा जब आएगी जबकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो, यानी ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण हो। इस ऑक्सीकरण के अंदर हम जो खाना खाया है उस खाने का डिफ्यूजन करते हैं, यानी खाने को ब्रेक डाउन कर देते हैं, खाने को तोड़ देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ग्लूकोज है, ग्लूकोज हमने लिया, यानी कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स लिया है, और इस कार्बोहाइड्रेट को हम सेल के अंदर ले आते हैं, और सेल, जैसा सपोज ये सेल है, ये कोई सेल है, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, यहां पर होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, इस ग्लूकोज को कहां ले जाएंगे हम? साइटोप्लाज्म के अंदर, और साइटोप्लाज्म में ले जाने के बाद में, और ये कार्रवाई किसमें कब हो रही है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। एरोबिक कार्रवाई है ये, कब हो रही है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो किसमें ले जा रहे हैं हम? साइटोप्लाज्म के अंदर, और साइटोप्लाज्म में जाने के बाद में, जैसे मैं बताया था गोल चक्कर के अंदर, जब साइटोप्लाज्म पहुंच जाता है ये चीज, तो एक एसिड का रूप हो जाता है जिसको बोलते हैं पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड, ये एसिड कहां बन जाता है? जब ये ग्लूकोज पहुंचता है साइटोप्लाज्म के अंदर। इसे पहुंचने के बाद अभी हम क्या करेंगे? ये जो कार्रवाई हो रही है, सेल्स का एक मेन पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये पूरी कार्रवाई माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर खत्म होती है। तो यहां से एसिड पहुंचता है कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसका क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, यानी ये डिफ्यूज कर जाता है भोजन को, क्या जाता है बिल्कुल ही फिनिश करके अभी इसका बन जाता है। यानी इसके अंदर जो हमारे लिए आवश्यक चीज है, तो देखते हैं आप, यहां पहुंचने के बाद जब माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है तो हमें मिलता है
कार्बन डाइऑक्साइड, पानी प्लस एनर्जी। पानी जो मिला हुआ है, इस पानी को ये हमारे विभिन्न अंगों से बाहर निकल जाता है, यानी पसीने के रूप में या यूरिनरी के रूप में बाहर निकल जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये एक्सहेल हो जाती है, यानी जब हम सांस को छोड़ते हैं तो ये बाहर निकल जाती है। तो हमारे पास क्या बची? एनर्जी। और ये एनर्जी कितनी होती है? 38 ATP। इस कंडीशन में हमको एनर्जी कितनी मिलती है? 38 ATP। अब ATP आ गया, खड़ा हो गया। ये एक एनर्जी जो हमारे अंदर शरीर में जा रही है, यानी हमारे जो कोशिकाओं में जा रही है, हमारे टिश्यूज में जा रही है, हमारे टिश्यूज से हमारे अंगों में जा रही है और अंग से हमारे शरीर में फैल रही है। ये वो एनर्जी है, उसको नापने की यूनिट है। और इसको हम नापते हैं किसमें? ATP में। इसको बोलते हैं एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट। या एडेनोसाइन यानी ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन्स की तरह एक कंटिन्यू फ्लो होती रहती है और ये कार्रवाई चलती रहती है। एनर्जी हमको 38 ATP मिलती रहती है। तो ये कौन सा रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो मैं इसको बताता हूं। एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्योंकि ये क्रिया सेल के अंदर जाके हो रही है, सेल के अंदर जाके इसका डिफ्यूजन हो रहा है, तो इसलिए इसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। एनएरोबिक रेस्पिरेशन इसके लिए ये जब होता है जबकि ऑक्सीजन की हमें जरूरत नहीं होती, यानी ऑक्सीजन जब प्रेजेंस नहीं होती है तब ये कार्रवाई होती है। इस कार्रवाई के अंदर आप देखते हैं ग्लूकोज क्या है। जैसे मैं ग्लूकोज बता रहा था पहले, C6H12O6। तो इसमें कार्बन के कितने अणु हैं? 6। ऊपर वाली क्रिया में जो बताया था मैंने, ऊपर वाली जो क्रिया हुई थी एरोबिक रेस्पिरेशन, इस क्रिया में इसके ये 6 अणु, यानी इसमें से एक एटम, एक मॉलिक्यूल जब हम
इसको ले गए थे कहां पर? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो साइटोप्लाज्म के अंदर जब ये इसको लेके गए थे तब एक क्या कार्रवाई हुई थी? एक एसिड बना था, उस एसिड को हम क्या कहते थे? क्या कहते हैं? प्यूरोविक एसिड। और प्यूरोविक एसिड में ये अणु क्या होता है? 3 मॉलिक्यूल में बन जाता है, 3 मॉलिक्यूल बन जाता है। तो आप देख रहे हैं, मैं पहले भी बताया था, पहले पढ़ा चुका हूं आपको। जब हम C6H12O6 को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। यानी हमें एनर्जी मिलती है तो क्या होती है? हीट मिलती है। और हीट हमारे शरीर के लिए क्या चाहिए? बहुत जरूरी होती है। और यह हीट हमारे शरीर को शक्ति देती है। इसी तरह से जब हम इस क्रिया को करते हैं, यानी एनारोबिक क्रिया के अंदर इसमें ऑक्सीजन जरूरत नहीं पड़ती है। वो क्या होती थी? और प्रेजेंस हो, किसके प्रेजेंस में होता था? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता था एरोबिक क्रिया। और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो इसके अंदर मैं बता रहा हूं, जैसे कि सपोज हम दौड़ रहे हैं और हमको हमारी स्टेमिना है 4 किलोमीटर की, लेकिन हमें बोला गया कि 5 किलोमीटर जाना है। 5 किलोमीटर तक तुमने अपने स्पीड में जाना है तो जाएंगे, लेकिन क्या हो जाएगा? हमारी स्टेमिना खत्म हो चुकी है 4 किलोमीटर पर। 4 किलोमीटर के दौड़ पाएंगे, लेकिन अभी और दौड़ रहे तो क्या होगा? हमारे हाथ पैरों में थकान हो जाएगी और हमें सांस फूलना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या हो रही है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। तो इसके लिए यानी हमें ऑक्सीजन तो मिल नहीं रहा है, हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन कितना था कि हम उतना ही दौड़ सकें। हमारी जो स्टेमिना थी हमारा 4 किलोमीटर की, उतना ही दौड़ सके। लेकिन अभी क्या हो रहा है? ये हमें फालतू दौड़ना पड़ रहा है। तो इस समय पर क्या होता है? यानी ऑक्सीजन नहीं है, तो अभी ये ग्लूकोज क्या है? ये ग्लूकोज किसमें गया था? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर जाने के बाद सेम क्रिया होती है। कौन सा एसिड बनता है? प्यूरोविक एसिड। और ये प्यूरोविक एसिड जैसा बता रहा था मैं, इसमें सी का यानी कार्बन का कितना मॉलिक्यूल है? 6 ग्लूकोज के अंदर। तो यहां पर कितना होता है? एक मॉलिक्यूल का कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं सेल्स के अंदर। पहले कहां ले जा रहे थे हम इसको? माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन अभी इसको क्या करते हैं? जो मसल्स सेल है, मसल्स की जो सेल है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है। मसल्स की सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के जाने के बाद हमें क्या मिलता है? हमको जो एनर्जी मिलती है वो कितनी मिलती है? 2 ATP। और ये कार्रवाई कब होती है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन।
यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ये कार्रवाई होती है। तो ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा और कुछ दिखाता हूं। यानी ये जो क्रिया है, अभी इसके बाद में पहुंचने के बाद में क्या निकल रहा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड कहां निकल पहुंचती है, इनहेल होकर, यानी सांस नली से बाहर निकल जाती है आपके वातावरण के अंदर, यानी वातावरण के अंदर पहुंच जाती है। ये कार्रवाई चलती रहती है। हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, सांस रोकना नहीं चाहिए ज्यादा, लेकिन ऐसा भी ना हो कि सांस जल्दी जल्दी छोड़ें। जैसा कि बाबा रामदेव ने बताया हुआ है, लंबा सांस लो और छोड़ दो, लंबा सांस लो और छोड़ दो। उससे क्या होता है, जो आपके फेफड़े होते हैं वो मजबूत हो जाते हैं, उनको एक्सरसाइज मिलती है। यदि आप सुबह सुबह एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको फेफड़ों को क्या होगी, मजबूती मिलेगी, श्वसन क्रिया आपकी ठीक रहेगी। अभी इसमें हम देखते हैं ओवरऑल जो ये अनएरोबिक रेस्पिरेशन था, ये अनएरोबिक श्वसन क्रिया थी। इसके अंदर क्या निकलता है, लैक्टिक एसिड निकलता है। और वो कहां पहुंच रहा है, आपके मसल्स के, जो मसल्स है उसके सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। अभी देखेंगे रेस्पिरेशन प्लांट्स का, वो अगले चैप्टर में देखेंगे। जहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, नहीं तो मैं एक बार हल्का से रिवाइज करता हूं। जैसे कि आप देख लेते हैं इसमें मेन पार्ट्स क्या क्या थे उसके अंदर, नाक, मुंह, उसके बाद फेरिंग्स, लैरिंग्स, और उसके बाद ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद में क्या था आपका, लंग्स, मेन पार्ट थे ये। ब्रोंकाई के बाद में सांस आपका कहां पहुंचता है, आपका ब्रोंकोलियस में। ब्रोंकोलियस के बाद में कहां पहुंचता है, छोटी छोटी नट्स होती हैं, छोटी सी क्या होती है, शाखाएं होती हैं, और वो किसकी होती है, एल्काइली की। एल्काइली से कहां पहुंचता है ये, एल्काइली के अंदर क्या होता है, एक ब्लड की वेसल्स होती है, ब्लड की वेसल्स जो आपका ऑक्सीजन आ रहा है, उस ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन और आरबीसी मिलकर ले जाते हैं कहां पर, कोशिकाओं के अंदर, सेल्स के अंदर। और सेल्स के अंदर इनका होता है क्या, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम निकाल देते हैं कहां पर, इन एक्सहेल कर देते हैं, यानी बाहर निकाल देते हैं, और जो वेस्टेज है उसको बाहर निकाल देते हैं। और बचा कुचा हमारा एनर्जी, हमारी ताकत, हमारी फोर्स हमारी कोशिकाओं को मिलती है, हमारे टिश्यूज को मिलती है, हमारे अंगों को मिलती है, जिससे हम एक्टिव रहते हैं। तो यहां तक पूरे लेसन में पढ़ाए जाने गए लेसन में मुझे उम्मीद है कि आपको कोई शक नहीं होगा। तो आगे चैप्टर जो बता रहा हूं, रेस्पिरेटरी ऑफ प्लांट्स, हम अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।